Good afternoon. Hello. Good afternoon. See, let's start with some question. तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू शॉर्ट सर्किट। सर वो क्वेश्चन पूछे थे आपने, वो आंसर्स उसके। ओके। ये हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास दिया था, ये वाला शायद। क्यूब वाला। हाँ, क्यूब वाला। हाँ, चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ABCD EFGH है। तो RAB पूछा था मैंने, RAC पूछा था और RAG था शायद, आई गेस। यस सर। तो सबसे पहला जब करेंगे यहाँ पे RAB करेंगे, तो हम क्या करेंगे, RAB यहाँ पे लेके और इसे दिस वी कैन मेक एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, टाइप 2 सिमेट्री हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये एक प्लेन बन जाएगा जो कि टाइप 2 होगा, क्योंकि ये जिस साइड से करंट एंटर कर रहा है और जिस साइड से एग्जिट कर रहा है उस वाले रेजिस्टर को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ये टाइप 2 सिमेट्री का प्लेन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि E और D का पोटेंशियल सेम होगा, F और C का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम V जो पहला पार्ट है इसमें कह सकते हैं कि VE इज इक्वल टू VD एंड VF इज इक्वल टू VC, क्योंकि जो मिरर इमेज जंक्शन होते हैं उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो मिरर इमेज जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यदि E और D को कनेक्ट कर दिए तो हमारा जो डायग्राम बनेगा आफ्टर कनेक्टिंग E एंड D, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे E एंड D है, ED एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ED एक साथ आ जाएगा तो जो रजिस्टर EH है और DH है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये पॉइंट H हो जाएगा। और इसके नीचे जो रजिस्टर EA है और EA और AD है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये पॉइंट जो होगा बेसिकली ये पॉइंट A हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड जो होगा, इस साइड हमारे पास जो पॉइंट्स हैं C और F कॉमन हो जाएंगे और यहाँ पे दो रजिस्टर पैरेलल, इसके नीचे दो रजिस्टर पैरेलल हो जाएगा। अब H और यहाँ पे ये G पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे ये जो होगा ये B पॉइंट हो जाएगा। तो H और G का एक रजिस्टर हो जाएगा एच जी के बीच में और ए बी के बीच में एक रजिस्टर हो जाएगा। और ये जो ई एफ है वो सी डी के साथ पैरेलल हो जाएगा, ई एफ रजिस्टर और सी डी ये दोनों एक साथ पैरेलल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हम बना देंगे। तो अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन का इस्तेमाल करके इसे r/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये r/2 हो जाएगा, फिर इधर भी ये r/2 हो जाएगा। तो इसे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, ये r/2, ये r, ये r/2, ये भी r/2 हो जाएगा, इसके नीचे ये भी r/2 हो जाएगा, इसके नीचे ये भी r/2 हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको फर्दर रिड्यूस कर लेंगे हम, ठीक है। समझ में आया ये?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आर ए सी पता करना है, ए और सी के अक्रॉस पता करना है। तो अब ए और सी के अक्रॉस हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप 1 सिमिट्री ले लेंगे, प्लेन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे कि सपोज हमारे पास ये इस तरह से है, इस तरह से है। तो यहाँ पे हम, जैसे कि हमें ए और सी के क्रॉस पता करना है और हमें टाइप 1 सिमेट्री बनाना है, तो हम ये वाला प्लेन लेंगे परपेंडिकुलर। करंट इधर से एंटर करेगा, इधर से निकल रहा होगा, तो जो करंट का रास्ता उसके परपेंडिकुलर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। तो हमें पता है कि दिस इज टाइप 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टाइप 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस लाई कर रहा होगा, वो रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, जीरो करंट होगा। सो दिस इज ए बी सी डी और ऊपर में लगा ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें नो करंट इन डी एच एंड बी एफ, इन दोनों में कोई भी करंट नहीं होगा। तो डी एच और बी एफ में कोई भी करंट नहीं होगा, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो यदि हम इसे रिमूव करेंगे डी एच और बी एफ को, तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा, ये वाला सर्किट, ये इस तरह से बन जाएगा, दिस इज। और यहाँ पे ये तो रहेगा ही। ठीक है, पहले नीचे वाला बना देता हूँ मैं, तब उसके बाद कनेक्ट करते हैं। फिर नीचे में इस तरह से हो जाएगा, ये वाला तो रहेगा, ये वाला तो रहेगा, बट एफ बी और डी एच को मैंने हटा दिया है। तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इधर से करंट एंटर कर रहा होगा और यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा। अब देखिए, ये सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन लगाएंगे, ये आर और ये आर सीरीज में होगा, ये आर सीरीज में होगा, आपस में ये पैरेलल में होंगे। तो ये जो ये पूरा यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। सो बेसिकली ये कितना दे देगा, R दे देगा। तो इन चारों की जगह पे R रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 4 की जगह पे R, और ये भी R है और ये भी R है और ये भी R बन गया, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो बेसिकली और C पॉइंट ए और सी पॉइंट के में एक 3R हो जाएगा, प्लस एक 2R हो जाएगा, प्लस एक 2R हो जाएगा, क्योंकि ये R है, ये R है, यहाँ पे C पॉइंट है। तो ये R 2R, ये R 2R और एक 3R, ये आपस में तीनों जो होंगे वो किस कॉम्बिनेशन में होंगे, वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/3R हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये? अब थर्ड वाला जो है, ए और जी ऑपोजिट एंड है। तो अब देखिए, ए और जी में थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ए और जी का यदि बात करें, तो ए और जी में क्या होगा, सपोज ए है और जी है यहाँ पे, तो बेसिकली दे आर लाइक डायमेट्रिकली ऑपोजिट। यदि मैं एक करंट को एंटर करवाऊंगा, यदि ए पॉइंट पे एक आई करंट एंटर करता है और जी पॉइंट पे वही आई करंट बाहर जाता है, तो इस पे हम कह सकते हैं सिमिट्री से कि ये करंट जो होगा I/3, I/3, I/3 तीनों में जो होगा बराबर बराबर करंट एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि इट्स सिमिट्री, तीनों पार्ट्स जो है वो आइडेंटिकल पाथ है पहुंचने के लिए जी पॉइंट पे। तो बेसिकली फ्रॉम सिमिट्री आई कैन से तीनों में करंट जो होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तीनों में जाने के लिए सेम रेजिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों में यदि इक्वल करंट डिवाइड हो गया, तो यदि मेरे पास, यदि मैं पॉइंट लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो लिखा हुआ है एच, तो मैं कह सकता हूँ कि सिंस करंट इज सेम एंड रेजिस्टेंस इज सेम, तो ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ई, पोटेंशियल ऑफ डी एंड पोटेंशियल ऑफ बी सेम होगा, एंड पोटेंशियल ऑफ एच, पोटेंशियल ऑफ एफ एंड पोटेंशियल ऑफ सी ये सेम होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से I/3 करंट इसमें फ्लो करके जा रहा होगा, I/3 करंट, और यहाँ पे I/3 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा। तो रेजिस्टेंस और करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि VH VF VC VE VD VB पोटेंशियल सेम है। यदि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो हम उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
EDB को कनेक्ट कर दूंगा और HFC को कनेक्ट कर दूंगा। तो बेसिकली जब मैं EDB को कनेक्ट करूंगा तो बेसिकली ये तीन जो रजिस्टर हैं, ये तीन रजिस्टर इसमें से ये बेसिकली आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। वैसे ही जब मैं FGH को कनेक्ट करूंगा तो ये तीनों जो है ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो लेट मी राइट द पॉइंट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा EDB और एक पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे FGH, सॉरी FHC। तो अब इनके बीच का जो जितने भी रजिस्टर होंगे और इधर की तरफ यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा A और इधर की तरफ B, A और EDB के बीच में जितने भी रजिस्टर होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। B और FHC के बीच, सॉरी B लिख रहा हूँ यहाँ, G लिखना होगा, B और इसके बीच में जितने भी होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तीन तीन छह हो गए। टोटल रजिस्टर कितने हैं, चार ऊपर चार नीचे चार इन बिटवीन, 12। तो बाकी जो छह रजिस्टर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एंड दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये जो होगा ये हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा r/6 और ये हो जाएगा r/3। ये तीनों आपस में सीरीज में है, इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने जंक्शन कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने बोला था वीडियो देख के आने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट पता है सबको क्या होता है? शक्ति, शॉर्ट सर्किट। सर शॉर्ट सर्किट जिसमें करंट जो है वो फ्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है जो वायर में। मतलब दो पॉइंट के बीच में यदि हम करंट, हाँ, जीरो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो इस फिनोमिना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। घर में कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया। आपने सुना है कभी घर में अप्लायंसेस वगैरह शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, उसके बाद जल जाता है वो? यस सर। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अप्लायंस को चलने के लिए दो वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों वायर का जो केसिंग होता है वो प्लास्टिक का केसिंग होता है, वो कभी कदार क्या होता है पिघल जाता है और दोनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होता है कि अप्लायंस तक फिर करंट ही नहीं जाता, वो रास्ते में ही वो करंट जो होता है, वो रास्ते में ही वो करंट क्या होता है कि फ्लो कर जाता है। जैसे फैन है, घर में फैन है हमारे पास इस तरह से, और फैन में दो वायर लगे रहते हैं, एक से करंट आता है दूसरे से फ्लो करता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए रास्ते में कहीं पे मेल्ट कर गया है ये, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो करंट जो आएगा वो फैन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इधर से ही मूव कर जाएगा। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। आया ये समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता। तो सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट्स सी। तीन रजिस्टर हैं, ठीक है, और मैंने इस तरह से शॉर्ट सर्किट किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। सर R/3। आर आर R/3। R/3 देखिए कैसे करते हैं इसको। सो लेट्स सी दिस, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी, बी ऑलरेडी ले रखा, सी, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। तो अब यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो ए और डी को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं जीरो रेजिस्टेंस वायर तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। दिस इज व्हाट शॉर्ट सर्किट सेज कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड सी और बी पॉइंट आपस में कनेक्टेड है एक वायर से, तो सी और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो
जिन जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उन्हें हमेशा हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी अभी मैंने करके दिखाया क्यूब वाले में, और यहाँ पे भी। तो ए और डी को मैं एक पॉइंट पे ले आऊंगा, ए कॉमा डी, लेट्स कॉल दिस एज ए कॉमा डी, और सी और बी को एक पॉइंट पे ले आऊंगा, सी बी। तो बेसिकली जब भी हम दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम होता है उन्हें कनेक्ट करते हैं तो वो जंक्शन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि दो से ज्यादा वहां पे रहते हैं वायर, तो वो जंक्शन बन जाता है। अब देखिए, ए डी है और सी बी है, मान लेते हैं इसे रेजिस्टेंस 1 कह देते हैं, इसे रेजिस्टेंस 2 कह देते हैं, और इसे नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस 3। तो रेजिस्टेंस 1 किस किस पॉइंट के बीच में है? ए और सी पॉइंट के बीच में है रेजिस्टेंस 1, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूंगा। अब रेजिस्टेंस 2 पे आते हैं, रेजिस्टेंस 2 किस किस पॉइंट के बीच में है? सी और डी पॉइंट के बीच में है, तो सी और डी पॉइंट के बीच में एक और रेजिस्टेंस बना देते हैं। अब रेजिस्टेंस 3 पे आते हैं, वो किस किस पॉइंट के बीच में है? डी और बी पॉइंट के बीच में है, तो डी और बी पॉइंट के बीच में एक और बना देते हैं। तो बेसिकली दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, और यहाँ पे तीनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे वो R/3 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। रेजिस्टेंस को नाम दे देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, ABCD 1 2 3 और एनी नेम यू वांट टू गिव, और फिर देखना है कि वो रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट के बीच में है, और उन दोनों पॉइंट के बीच में उन्हें कनेक्ट कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सर्किट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन just to for practice. Just let me see, it's a complex circuit, I have to look at the circuit. So just draw the circuit first. इसे सॉल्व कीजिए। सर 3R/8। 3R/8 आप किस किस पॉइंट के बीच में पता कर दिए? ए और बी के बीच में। नहीं, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। सर R/2। R/2। यस सर, R/2। R/2, हाँ, सही सही सही। सो बेसिकली इस तरह से किया होगा आपने, नेमिंग कर दिया होगा इसका 1 2 3
4 5 5 रजिस्टर नेमिंग कर दिया होगा। फिर आपने देखा होगा कौन कौन से पॉइंट सेम है, तो ए और ई एक साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे ए एंड ई। फिर एक जंक्शन जो आ जाता है हमारा सी और एफ एक सॉरी सी और बी एक साथ आ जाता है, तो कहीं पे सी और बी बना देते हैं। फिर उसके बाद हमारा डी और एफ एक साथ आ जाता है, तो हम कहीं पे डी और एफ को बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सब जंक्शन के बीच में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रजिस्टर है। तो रजिस्टर 1 जो है वो किसके किसके बीच है, ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में एक रजिस्टर हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रजिस्टर 2 सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे, तो साइड में कर देते हैं। फिर देखेंगे रजिस्टर 3 को, वो डी और ई के बीच में है, तो डी और ई के बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे। फिर हम देखेंगे रजिस्टर 4 को, रजिस्टर 4 ई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे। फिर देखेंगे रजिस्टर 5 को, वो एफ और बी के बीच में है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रजिस्टर लग गया। तो अब हमें किस किस पॉइंट के बीच में पता करना है, ए और बी के बीच में पता करना है। तो बेसिकली ये r/2 ये r/2 r, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, r/2 और r/2 ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो ये टोटल जो यहाँ पे ये पूरा है ये r हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनली हमारे पास a और b पॉइंट है इधर, और एक r और एक r, सो आंसर जो हो जाएगा वो r/2 हो जाएगा। इज इट फाइन? इससे सर लेकिन इससे हो क्या रहा, मतलब है वो शॉर्ट सर्किट यानी क्या वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है या शॉर्ट सर्किट का जो मतलब होता है, ठीक है, हम दो पॉइंट को रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट फिजिकल मीनिंग इज। इससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट करने से, तो शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट करने से जो होता है कि दो पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है, कोई भी दो पॉइंट V1 से द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन शॉर्ट सर्किट इज सेम। जिस भी दो पॉइंट को आप एक रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट कीजिएगा, उन दो पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ए और ई को कनेक्ट किया, तो ए और ई का पोटेंशियल सेम हो जाता। अब इसी के जगह पे यदि मैं इस तरह से कर देता, जैसे मैंने एक वीडियो में एग्जांपल लिया था कि इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता, तो अब यदि हमारे पास ए और इस पॉइंट को बी कहते हैं, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल यदि ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल यदि इक्वल हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस यदि मैं आई आर करूं, तो ये जो रेजिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, तो करंट 0 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 0, तो यहाँ पे जो करंट होगा ये करंट 0 हो जाएगा। ये करंट क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ से आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पूरा करंट इसमें फ्लो करके इधर की तरफ आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये किसी रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो बेसिकली उस अप्लायंस में करंट 0 हो गया। ठीक है, दूसरा होता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट यदि हमारे पास बना हुआ है और किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम वायर लगा दिए, तो उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम इक्वल मानेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों रेजिस्टेंस का जो क्या बोलते हैं, तीनों रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट सर्किट हो गया और ये रिटर्डेंट हो गया, क्योंकि बाकी और भी वायर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी और भी वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है शॉर्ट सर्किट करने के लिए। यदि ये बाकी दो वायर जो है वो नहीं रहते, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो 3 आर हैं ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो 2R हो जाता। ठीक है, तो यदि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है आपके पास, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होगा कि उन दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इक्वल कर दिए। यदि एक सिंगल वायर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 वायर लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर में एक नीचे में 2, यदि एक सिंगल वायर रहता तो उनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस रहते वो रिटर्डेंट हो जाते, उनको हटा देते। लेकिन यहाँ पे हम चेन ऑफ शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। इज इट फाइन, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना देता है ये। तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिकली शॉर्ट सर्किट में कुछ आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बस आपको दो पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, कि यदि यदि एक सिंगल वायर लगा हुआ है, तो जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा होगा उसमें करंट 0 हो जाएगा। क्यों करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा।
तो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन कि यदि दो पॉइंट के बीच में एक वायर लगा हुआ है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम लेना है। इज इट फाइन शक्ति? यस सर। अब फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक वीडियो पोस्ट किया था, वो देख के आने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने पावर डिस्कस किया था, पावर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर एंड वी टाइम्स आई। तो जनरली ये वाला जो फॉर्मूला है ये रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये बैटरी के लिए यूज करते हैं, यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो बैटरी जो होता है, बैटरी पावर सप्लाई करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो पावर कंज्यूम करता है। और बस ये जान लीजिए कि किसी भी सर्किट में पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड होगा। इन एनी सर्किट पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। सो यदि सपोज कीजिए मैं एक आपको सर्किट बनाता हूं, इस तरह से एक बैटरी है, इस बैटरी से यहाँ पे एक मोटर बना हुआ, मोटर से कनेक्टेड है ये बैटरी, ठीक है। मोटर पे एक वायर लगा हुआ, वायर कह रहे स्ट्रिंग लगा हुआ है, उससे एक ब्लॉक लगा हुआ है एम मास का। फिर ये आगे जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इसका कुछ ईएमएफ है। तो बस ये जान लीजिए कि बैटरी जो पावर सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, बैटरी जो भी पावर सप्लाई कर रहा होगा या जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, दिस विल बी इक्वल टू, मान लीजिए इस मोटर से इसे हम h हाइट से रेज कर देते हैं, तो बेसिकली ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक डेल्टा पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, प्लस हीट, रेट ऑफ हीट जनरेशन, क्योंकि पावर का बात कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट जनरेशन, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम डेल्टा टी कर लेंगे, जनरेशन इन आर प्लस रेट ऑफ हीट जनरेशन इन सेल, इसके बराबर हो जाएगा। तो जो भी पावर सप्लाई हो रहा है वो हमेशा सर्किट में ही कंज्यूम हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मोटर नहीं रहता, तो बेसिकली ये जो है इन दोनों में हीट जनरेट होके और वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। सो वॉट एवर पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय अ बैटरी इट विल गेट कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओनली, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचेगा अच्छा थोड़ा सा पावर बच जाएगा और वो वापस बैटरी में चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। नाउ हमने डिफरेंट चीजें वहां पे मैंने मैक्सिमम पावर जनरेशन थ्योरम वगैरह डिस्कस किया था, वो सब या पता है सबको मैक्सिमम पावर जनरेशन थ्योरम? सब पता है लेकिन उसमें डाउट है। हाँ बोलिए। सर वो जो पहला वाला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर सच दैट जनरेशन इज मैक्सिमम, हाँ सर उसमें हमने P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिए, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं लिया कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन ब्रैकेट आर प्लस आर, उसमें भी तो ऐसा आएगा। मैं पूछ रहा हूं कि पावर जनरेशन, मेरा क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट हीट जनरेशन या रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन इन आर इज मैक्सिमम। कहां पे मैक्सिमम होना है? आर में मैक्सिमम होना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पावर किसका कैलकुलेट करना होगा? आर का कैलकुलेट करना होगा ना, तो करंट इन आर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में ये नहीं था कि हीट जनरेशन इन द एंटायर सर्किट इज मैक्सिमम। समझ में आया? वो सेकंड वाला था जो, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था वो हीट जनरेशन इज मैक्सिमम जो आप बोल रहे हो वो सेकंड वाला था ना, जिसमें हमने आर प्लस आर लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज मैक्सिमम। एक एक यहां पे देख रहे हैं पावर सप्लाई,
और रेट ऑफ हीट जनरेशन। एक में मैं कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम हो जाए, एक में मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमम हो जाए। समझ में आया ये? यस सर। तो पहला वाला जो था उसमें मैं कह रहा था कि हीट जनरेशन इन एक्सटर्नल रजिस्टर मैक्सिमम हो जाए, दूसरे वाले में मैं कह रहा था कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। सो आई एम आस्किंग टू डिफरेंट थिंग। यस सर। समझ में आ गया ये? यस सर। तो ये इसके लिए कंडीशन जो आया था R इज इक्वल टू R आया था, और इसके लिए कंडीशन जो आया था वो R इज इक्वल टू 0 आया था। मतलब रेजिस्टेंस 0, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, नॉन आइडियल सेल, और उसको एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज शॉर्ट सर्किट। आप सेल को शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा। जब सेल को आप शॉर्ट सर्किट कीजिएगा तो वो मैक्सिमम पावर सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा उसका बैटरी। यस सर। सर तो पूरा पावर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ना? इंटरनल, हाँ, वो तो अभी भी कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन बैटरी गर्म होने लगेगा बहुत, ओके। क्योंकि वायर में तो 0 रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट सर्किट कीजिएगा तो क्योंकि वो मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रहा है, और वो पूरा का पूरा कहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यस। Now I'll introduce one term here that is called as rating of household appliances। घर में जो अप्लायंसेस सब होता है ना, उसमें हमेशा पीछे में देखिएगा तो एक मेटल प्लेट लगा रहता है या स्टिकर लगा रहता है, उस पर उसका रेटिंग लिखा लिखा रहता है। रेटिंग इस जैसे सपोज बल्ब है हमारे पास, वी हैव अ बल्ब। सो बल्ब पे देखिएगा साइड में कहीं पे भी इसके फिल्म में नीचे में, तो इस पे एक रेटिंग लिखा रहेगा इस तरह से 60 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं पावर रेटिंग ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? ये जो लिखा रहता है 60 वॉट कॉमा 220 वोल्ट लिखा रहता है, या पावर 60 वॉट एंड 220 वोल्ट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? सर अगर इसे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो 60 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। वेरी गुड। इफ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, it will consume 60 वॉट ऑफ पावर। इसमें 60 वॉट ऑफ पावर का हीट जनरेशन होगा। अब पर सेकंड? हाँ, मतलब 60 वॉट हो गया, मतलब 60 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इफ इट इज कनेक्टेड टू सोर्स पोटेंशियल लेस देन 220 वोल्ट, देन व्हाट विल हैपन? क्या ये 60 वॉट जनरेट करेगा? नो। हाँ, नहीं। नहीं। Then it will consume less than 60 वॉट। ठीक है, ये 60 वॉट से कम कंज्यूम करेगा। तो ये जो बल्ब है, बल्ब जितना पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में किस सिचुएशन में ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा? फर्स्ट। फर्स्ट सिचुएशन में ब्राइटनेस इज, या यहां पे लिख देते हैं ब्राइटनेस इज मोर इन फर्स्ट केस। ठीक है, तो जो भी बल्ब जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसका ब्राइटनेस उतना ज्यादा होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट, तो क्या होगा? इस तीसरा केस ले लेते, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किस केस में होगा? सर इसमें भी 60 वॉट ही पावर कंज्यूम करेगा। 60 वॉट ही पावर कंज्यूम करेगा। और कोई आंसर? सर वो मतलब खराब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। yes. एक वर्ड होता है फ्यूज। तो जो Yes.
जो रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज्यादा आप सप्लाई कर दीजिएगा तो वो फ्यूज कर जाएगा। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा ग्लो कब करेगा? जब उसे आप रेटेड वोल्टेज डिफरेंस दीजिएगा तो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। उससे आप कम कर सकते हैं, ग्लो उसका कम हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा करेंगे तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज फ्यूज, वो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया ये? यस सर। अब देखिए हमारे पास रेटिंग जो दिया हुआ है, रेटिंग मान लीजिए दिया हुआ 60 वॉट 220 वोल्ट, इस तरह से रेटिंग दिया गया है। तो इसे हम कहते हैं रेटेड पावर और इसे हम कहते हैं रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, और पावर जो इन सब से रिलेटेड है, पावर इज वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। तो यदि मैं यहां से निकालूं तो ये हो जाएगा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, ये हमें रेजिस्टेंस दे देगा। ये जो रेजिस्टेंस रेटेड पावर और रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट किए हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेटेड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, उसका एक वैल्यू होगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा रेटेड पावर और रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ही पता चलेगा। इसके अलावा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो सकता है और अप्लाइड पावर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट होगा। अप्लाइड potential difference and power may be same or different than rated। दुकान से खरीद के ला रहे हैं कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार हमें जो बिजली सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, या जो बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने घर पे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड के बराबर हो सकता है रेटेड से कम हो, रेटेड से ज्यादा हो। रेटेड से ज्यादा होगा तो घर का सारा अप्लायंस खराब हो जाएगा, यदि रेटेड से कम होगा तो वो अपने परफेक्ट जो उसका है मैक्सिमम ब्राइटनेस या परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सोर्स है जिसका V पोटेंशियल डिफरेंस है और हमने लेट्स से 2 बल्ब लगाया। इस तरह से, ठीक है, और एक सिचुएशन है let's say this is 60 watt comma 220 volt, this is 40 watt comma 220 volt, this is 40 watt comma 220 volt and this is 60 watt comma 220 volt। ठीक है, ये इस तरह का है। या ले लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक दिस इज 60 watt, दिस पहले ये सिंपल वाला कीजिए और इसे मैं 220 वोल्ट ही कर देता हूँ, 220 वोल्ट कर देता हूँ, इसे भी 220 वोल्ट कर देता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि इन सिचुएशन में, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज सिचुएशन ए एंड लेट्स कॉल दिस एज सिचुएशन बी। तो किस सिचुएशन में बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा? सर बी। बी में। बी में ग्लो करेगा। क्यों बी में ग्लो करेगा? क्योंकि बी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के अक्रॉस। 220 वोल्ट ही दोनों के अक्रॉस है और इसका रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 220 वोल्ट है। मतलब हम रेटेड जो अप्लाई कर रहे हैं वो रेटेड के बराबर है। तो ये बेसिकली 60 वॉट से ग्लो करेगा, ये भी 60 वॉट से ग्लो करेगा। लेकिन जब इसमें आ रहे हैं यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस 110 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 110 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों सेम बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, लेकिन ये 220 का हाफ है और रेटेड जो है वो 220 है, लेकिन हम अप्लाई कितना कर रहे हैं?
110 ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसका जो ग्लो होगा वो कम हो जाएगा, ब्राइटनेस जो होगा वो कम हो जाएगा। इज इट फाइन? सो बेसिकली ये जो होगा ब्राइटर होगा, ज्यादा ग्लो कर रहा होगा ये दोनों बल्ब। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हाउस इन हाउस इन हाउसेस इलेक्ट्रिकल appliances are connected in series। एक कारण तो ये है कि घर में जो बिजली आता है और घर में जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक एसी, फ्रिज, ये सब के सब जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सॉरी, मैंने सीरीज लिख दिया, पैरेलल, ठीक है, गलती से, इट्स अ मिस्टेक, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि सीरीज में कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो फॉल करता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे। तो घर में सब कुछ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। एक और कारण है पैरेलल में कनेक्ट करने का, उसका ये कारण है कि यदि सीरीज में एक भी इंस्ट्रूमेंट फ्यूज करता है तो बाकी सब जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इट विल बिकम एन ओपन सर्किट। लेकिन पैरेलल में एक इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो वो बाकी इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सो मोर ओवर, in series, if one of the instrument gets fused, then all the instrument will stop working. But this is not the case in parallel, but parallel में ये चीज नहीं होगा। Is it fine? समझ में आया ये? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू टेक अप सम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। सपोज आई गिव यू सम बल्ब्स, से एक बल्ब इधर की तरफ, एक बल्ब, नाम दे देते हैं इसे B1, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 एंड लेट्स कॉल दिस एज बल्ब 4। all the bulbs are identical, all the bulbs are identical, arrange them in decreasing order of brightness। ठीक है, इसे ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट से सबसे कम ब्राइट की तरफ अरेंज करना है। वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू कि किसी भी क्वेश्चन में रेटेड पावर दिया हो और रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हो तो आप 220 वोल्ट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस यू विल टेक इट टू बी 220 वोल्ट। Sir, done. हो गया? ऑर्डर बताइएगा। Sir, B1 greater than सबसे ज्यादा B1 हाँ greater than B4 हाँ greater than B2 हाँ, greater than B3. ग्रेटर देन B3। चलिए, लेट्स शक्ति एंड संस्कृति। Sir, I joined late, so I'm not much clear about that. तो मैंने बोला था वीडियो देख के आने के लिए ना, और ये तो हाँ, एकदम आपके ज्वाइन करने के बाद मैंने ये टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट किया, उससे पहले तो मैं शॉर्ट सर्किट डिस्कस कर रहा था। ठीक है, वीडियो आप देखिएगा ये, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
शक्ति सर आई थिंक B4 इज इक्वल टू B2। B4 इज इक्वल टू B2। चलिए लेट्स डिस्कस। देखिए मान लीजिए करंट I फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²R, ठीक है। R इज सेम फॉर ऑल बल्ब्स। हर बल्ब का जो R होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखें तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि I1 और I2 में से कौन सा बड़ा है शक्ति, बता सकते हैं? ये संस्कृति बताएगी। I1 और I2 में से कौन सा बड़ा है संस्कृति? सर I2 बड़ा होगा। I2 बड़ा होगा, क्या कारण है? एज इन वहां तो लाइक करंट डिवाइड हो जाएगा एंड लाइक I1 में तो वो दोनों में डिवाइड होगा एंड I2 में वो सिर्फ एक ही बल्ब को मिलेगा। सो नहीं 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 नहीं, रीजन गलत है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R यदि लेते हैं तो यहाँ पे इस सर्किट में 2R रेजिस्टेंस है और इधर की तरफ R रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों बल्ब आपस में B2 और B3 जो है वो सीरीज में है, तो 2R। तो करंट जो होता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। तो B4 जो है वो 2 और 3 के साथ पैरेलल में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो करंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, I1, I2 और I, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ करंट, ठीक है। तो जिसमें I करंट होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा होगा, जिसमें I2 करंट होगा वो उसके बाद, और जिसमें I1 करंट होगा वो। तो हम कह सकते हैं कि B1 जो होगा सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद B4 होगा, उसके बाद B2 होगा और वो B3 के बराबर होगा। 2 और 3 सेम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहे होंगे बिकॉज दे आर इन सीरीज कनेक्शन। सेम करंट है, रेजिस्टेंस भी सेम है। समझ में आया ये? यस सर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं। सपोज वी हैव अ सर्किट and in this circuit we have say 440। सर B2 इक्वल्स टू B3 कैसे हुआ, वो नहीं समझा। 2 और 3 में करंट क्या होगा, सेम है, यस सर। और रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, यस। तो पावर क्या होगा रेजिस्टेंस में, I²R होगा। हाँ। तो क्या हो जाएगा, I²R हो गया, तो रेजिस्टेंस सेम करंट सेम, तो पावर दोनों में नहीं सेम होगा। पावर सेम होगा तो ग्लो सेम कर रहा होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा ग्लो। बट सर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा ना। क्यों डिफरेंट होगा, ये R है ये R है, सेम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे यदि आप V1 लेते हैं तो इसके अक्रॉस भी V1 पोटेंशियल ही होगा। रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा ना। यदि करंट, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, I सेम है R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा ना। सर तो फिर प्रीवियस केस में भी ऐसे ही होना चाहिए था ना। कहाँ पे, वो 60 वाले जो दो बल्ब। तो यहाँ पे 110 110 तो कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक और बल्ब पैरेलल में, यहाँ पे एक और बल्ब मैं कनेक्ट कर दूं तो ये इसके अक्रॉस 220 होगा, लेकिन इसके अक्रॉस कितना होगा 110, इसके अक्रॉस कितना होगा 110, और ये दोनों मिलके इसके अक्रॉस 220 बना देगा। ओके। आया समझ में? तो सर वो जो दो बल्ब है लेफ्ट साइड में जो 60 वाट और 60 वाट सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ। तो उनमें तो एक डीम होगा और एक ब्राइट होगा ना। नहीं नहीं, क्यों डिम होगा और ब्राइट होगा, दोनों के अक्रॉस 110 है, तो मतलब दोनों सेम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेटिंग सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सेम है। अच्छा। ठीक है, यस जस्ट, सर। ठीक है। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे वही, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को दिक्कत है, इसीलिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेने के लिए आ गया कि मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है सीरीज में, इसका रेटिंग जो है 40 वॉट है और इसका रेटिंग जो है लेट्स से 60 वॉट कह देते हैं, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि विच विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा यहाँ पे ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। और
ये 220 वोल्ट ले लेना है, 220 वोल्ट ले लेना है। बता सकते हैं? सर 60 वॉट वाला। सर 40 वॉट वाला, हाँ 40 वॉट वाला, 40 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा, 60 वॉट वाला फ्यूज हो जाएगा ना? 60 वॉट वाला फ्यूज हो जाएगा। आर यू श्योर? यस सर। सर ठीक है। 40 सर Then- फ्यूज कैसे होगा वो मतलब हाँ फ्यूज का कंडीशन बताया था। फ्यूज, चलिए फ्यूज का बात करते हैं। तो फ्यूज का कंडीशन क्या था कि सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा वो ग्रेटर देन रेटेड होगा तो फ्यूज होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अभी, लेट्स चेक। सोर्स टोटल जो है 440 वोल्ट हमने कनेक्ट किया, ठीक है। रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ 60 वॉट बाय 220 वोल्ट, ये रेटिंग है, ठीक है। इसका कुछ लेना देना नहीं है कि उसको मिल कितना रहा है, ठीक है। उसे चाहिए 220, मिल कितना रहा है वो नहीं पता है। सपोज मैं कह देता हूं कि इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 प्लस V2 जो होगा वो 440 वोल्ट होगा। समझ में आया ये? यस सर। मान लीजिए कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। यस ये समझ में आया? यस सर। अब मैं कहता हूं कि पावर का फॉर्मूला I²R होता है, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, क्योंकि करंट तो सेम है ना दोनों में, करंट इज सेम। सो रेजिस्टेंस पे अब गेम आ जाता है कि हाँ पावर इज I²R। इफ करंट इज सेम देन द रेजिस्टेंस, देन वी विल सी रेजिस्टेंस कि अच्छा दोनों बल्ब में करंट सेम है, सीरीज में है, चलो अब रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अब रेजिस्टेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हम इसे नाम रेजिस्टेंस 1 जो होगा वो हो जाएगा 220 स्क्वायर बाय 60, और रेजिस्टेंस 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 220 स्क्वायर बाय 40। तो क्या लग रहा है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? R2। R2। R2 का रेजिस्टेंस R1 के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता, उस क्वेश्चन में मैं इस तरह से लिख देता कि V है और यहाँ पे यही दो बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे यही दो बल्ब है जो पहले थे, ये 40 वॉट का और ये 60 वॉट का। और मैं आपको लिख देता कि इफ नो बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, ये मानते हुए कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, और मैं आपसे पूछता कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है, तो आप बोलते कि ठीक है ये V है, मतलब कुछ करंट I आ रहा होगा, दोनों में करंट सेम है, तो करंट डिसाइड नहीं कर रहा होगा ग्लो, तो रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस 40 वॉट का ज्यादा है तो आप कह देते ये ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। मोर ग्लो, मोर ग्लो, 40 वॉट वाला जो है वो ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। सर रेजिस्टेंस 60 वॉट का ज्यादा है ना? रेजिस्टेंस 60 वॉट का कैसे? 60 डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो R1 छोटा हो जाएगा ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। समझ में आया ये? यस सर। तो 40 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 40 वॉट ज्यादा ग्लो करेगा ना, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है। तो अब डिसाइड कौन कर रहा होगा? रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा होगा, ठीक है। यस सर। संस्कृति समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने V नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एक वैल्यू दे दिया 440 वोल्ट, ठीक है। तो आपको अब ये भी चेक करना होगा कि क्या ये फ्यूज तो नहीं कर जा रहा है, ठीक है। तो यदि V रहता तो आप ये मानते कि दोनों में से कोई फ्यूज नहीं कर रहा, उसको मानते हुए सॉल्व करते। लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 440 वोल्ट है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको चेक करना होगा कि वेदर इट विल गेट फ्यूज्ड और नॉट। सारे वैल्यूज दिए हैं तो एक चीज आ जाता है फ्यूज होने का। यदि सारे वैल्यूज नहीं दिए गए हैं तो बस हमें अरेंज कर देना है ब्राइटनेस में कि ये ज्यादा ब्राइट होगा ये कम ब्राइट होगा। तो अब यहाँ पे 40 वॉट 60 वॉट हमें पता चल गया है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? रेजिस्टेंस जो है वो
V2 का ज्यादा है। अब हमें पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या बताया था मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आई आर होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो V1 कितना होगा? V1 होगा I इंटू R1 और V2 कितना होगा? I इंटू R2। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो आप इसको देखते हुए बता सकते हैं कि V1 और V2 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? कौन सा V2 बड़ा होगा। V2 बड़ा सर V2 बड़ा है। V2 इज ग्रेटर देन V1, मान रहे हैं? और यस सर। और V1 प्लस V2 कितना है? 440 वोल्ट है। यस। तो V1 प्लस V2 440 वोल्ट है और V2 इज ग्रेटर देन V1 है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि V2 जो होगा वो 220 वोल्ट से तो बड़ा ही होगा। यस ये कह सकते हैं ना कि V2 का जो वैल्यू होगा वो 220, क्योंकि V1 प्लस V2 440 है और V2 is greater than V1, तो this implies that V2 has to be greater than 220 वोल्ट, क्योंकि यदि V1 और V2 बराबर हो जाते तो दोनों का वैल्यू 220 हो जाता है, लेकिन V2 बड़ा है मतलब बराबर नहीं है, मतलब कि V2 का वैल्यू 220 से बड़ा होगा। यस। समझ में आया ये? नहीं समझ में यस आया? सर। नहीं भी कहने का ऑप्शन होता है, नो कहने का भी ऑप्शन होता है, हर बात पे यस नहीं कहना होता है। तो मैं फिर पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा, बट ये मैं एनालिटिकली बस आपको बता रहा हूँ। तो समझ गया। समझ में आ गया? तो V2 इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट और V2 का रेटेड पावर कितना है? 220 वोल्ट है, मतलब 220 वोल्ट से ज्यादा मिल गया है। तो क्या हो जाएगा ये? अब फ्यूज हो जाएंगे, उसकी वजह से दूसरा पे फ्यूज। फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो होगा ये फ्यूज हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा, ये फ्यूज हो जाएगा और ये ग्लो करता रहेगा। ये समझे? और यदि यही फ्यूज नहीं होता, जो ये वाला मैंने सिचुएशन लिया, यदि यही सर हाँ फर्स्ट वाला फ्यूज होगा तो फिर सेकंड ग्लो क्यों करेगा? सेकंड में भी तो फिर मतलब एक्सेस हाँ करंट। ठीक है हाँ, मतलब आपका भी पॉइंट सही है, इट्स माय बैड। ठीक है, ये भी स्टॉप कर जाएगा वर्किंग करना। ठीक है, अब मैं उस एस्पेक्ट से बोल रहा था कि ग्लो करेगा, बट हाँ योर पॉइंट इज करेक्ट बिकॉज दे आर इन सीरीज, सो इट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, इट्स माय फॉल्ट। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। स्मार्ट, दिस इज अ वेरी स्मार्ट थिंग संस्कृति, जो आपने पॉइंट किया। ठीक है, नहीं तो मैं ओवरलुक कर दिया था इसे। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ग्रेट। ठीक है, नहीं तो मैं आई हैव ओवर समझाने के चक्कर में इस चीज को ओवरलुक कर दिया। सो लेकिन आप अब यही देखिए, यहाँ पे जब ये V वोल्ट सप्लाई किया था तो ये 40 वॉट वाला जो था वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। ठीक है, जब फ्यूज नहीं हो रहा है तो 40 वॉट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है। इज इट फाइन? ये समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। सो टुडे लेट्स स्टॉप हियर। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था यहाँ पे। सो आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम, तो कल मैं थोड़ा सा और टाइम इस पे स्पेंड करूँगा ब्राइटनेस वगैरह वाले पे। बिकॉज देखिए क्या होता है ना कि ये टॉपिक जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि ये ब्राइट होगा या वो ब्राइट होगा, कैसे ये ब्राइट हो गया, कैसे वो ब्राइट हो गया। सो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, और सही बताऊं तो अभी भी मैं कभी कदार कंफ्यूज कर जाता हूँ। आई हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, मुझे कभी कदार कैलकुलेट करना पड़ता है, यदि कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया और ब्राइटनेस पूछा जाता है तो एनालिटिकली मैं नहीं करता हूँ, एक एक का करंट कैलकुलेट करता हूँ, फिर I²R से मैं कहता हूँ हाँ ये ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, सो आई लाइक टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग, जैसे ये हो गया, इसके अलावा एक कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि मैं बस वीडियो बना के दूंगा, आपको वो देखना है, उस पर कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा मैं क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। देन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, पांच इंस्ट्रूमेंट्स है, वो पांचों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आई विल टेक अप। ठीक है, आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस। सो प्लीज़ वो वीडियो मतलब आज मैं पोस्ट करूँगा, तो वीडियोस जो होंगे मोस्टली 5 में से 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट मैं आज
मतलब कल के क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा। सो प्लीज गो थ्रू दैट। सो बेसिकली 2 to 3 क्लास मोर, 2 से 3 क्लास और करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विथ कैपेसिटर। ठीक है, फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मैं स्किप करता जाऊंगा बता बता के कि ये जो है ये रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है रेजिस्टेंस में आइडेंटिकल है, अराउंड 40-50% ऑफ द थिंग इन कैपेसिटर आर आइडेंटिकल। तो जो भी पार्ट आइडेंटिकल होगा वो मैं बस फॉर्मूला लिख के कि हाँ ये ऐसा है और आगे बढ़ता जाऊंगा। इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so let's end the class for today. प्लीज गो थ्रू दिस। ठीक है, एक बार इसको ये ग्लो वाला पार्ट देख लीजिएगा आप।